आज हम देखेंगे अशोक और उसका धम, उसके बाद अशोक के प्रमुख शिलालेख और मौर्य प्रशासन। तो सबसे पहले हम अशोक और उसका जो धम था उसके विषय में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए अशोक और धम। देखिए, अशोक के शासन के चौथे वर्ष दीपवंश महावंश से ज्ञात होता है कि अशोक के शासन के चौथे वर्ष 7 वर्षीय बालक निगरोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। दिव्य अवदान से ज्ञात होता है कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने किया था और बाद में वह मोगली पुतीस के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म को अपना लिया। मास्की के लघु शिलालेख से ज्ञात होता है कि बुद्ध अशोक स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा था और भाबरू अभिलेख जो विराट राजस्थान में है उस अभिलेख से भी हमें ज्ञात होता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, क्योंकि भाबरू शिलालेख अभिलेख में वो धम्म का उल्लेख किया है, बौद्ध धम्म संघ का उल्लेख किया है। ठीक ना। अब देखेंगे कि धम्म का उद्देश्य क्या था। तो उसके धम्म का उद्देश्य प्रजा में नैतिक उत्थान करना था और स्वर्ग की प्राप्ति करना था। अशोक का जो धम्म था वो राहुल देवसूत नामक ग्रंथ से लिया गया था और उसमें अशोक के धम्म का जो परिभाषा मिलता है, बहु कयाने बहु विकल्पे दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च। तो ये अशोक का धम्म है। ठीक ना। तो इसमें आप ये जाने कि उसके शासन के चौथे वर्ष यानी दीपवंश महावंश से ज्ञात होता है। दीपवंश महावंश से ज्ञात होता है कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? निगरोध ने किया था। किसने किया था? निगरोध ने किया था। तो एक साक्ष्य तो ये मिला। दूसरा, दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि अशोक को उपगुप्त ने दीक्षित किया था। बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? उपगुप्त। तीसरा, बाद में जो है जाकर के यानी कालांतर में बौद्ध यानी मोगली पुत्र से प्रभावित होकर के अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक ना। तीसरा ये मिलता है कि मोगली पुत्तीस ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। उसके धम्म का उल्लेख भाबरू अभिलेख से भी ज्ञात होता है। अब देखेंगे कि भाबरू अभिलेख और भाबरू अभिलेख कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में इसमें धम्म का उल्लेख मिलता है। ठीक ना। बौद्ध धम्म संघ ये तीनों चीज़ का उल्लेख मिलता है। उसके बाद मास्की के लघु शिलालेख में अशोक स्वयं को क्या कहा है? बुद्ध शाक्य कहा है। अशोक क्या कहा है स्वयं को? बुद्ध शाक्य कहा है। अब इसका उद्देश्य क्या था? यानी अशोक के धम्म का उद्देश्य क्या था? प्रजा में नैतिक उत्थान करना। प्रजा में नैतिक उत्थान करना और स्वर्ग की प्राप्ति। ये आपके धम्म से पॉइंट बनते हैं। ठीक ना।
और धम्म की परिभाषा कहाँ मिलती है? राहुलोदेव सूत्र में मिलती है। जो अशोक का धम्म है, इसका जो परिभाषा है कहाँ से ली गई है? राहुलोदेव सूत्र से ली गई है। राहुलोदेव सूत्र, ठीक ना। अब देखेंगे अशोक के प्रमुख शिलालेखों के विषय में अवगत होंगे। तो आपको ये जानना है कि अशोक के शिलालेखों की संख्या, सबसे पहले तो ये जाना है कि अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है। तो उसके शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। अब उसमें जो प्रमुख शिलालेख है, जिसमें कुछ विषयों के विषय में हमें जानकारी मिलती है, हम उससे अवगत हो गए, तो उसको आप जान लेंगे। जैसे मान लीजिए प्रथम शिलालेख, लेख और उसमें विषय जो है और उसके विषय, ठीक। तो हम पहले जानेंगे प्रथम शिलालेख। अशोक का जो प्रथम शिलालेख था उसमें क्या वर्णित है? प्रथम शिलालेख, देखिए प्रथम शिलालेख में उसने समाज उत्सव पर निषेध लगाया है। दूसरा पॉइंट, पशु बलि निषेध किया है, यानी पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया है। और तीसरा, प्रथम शिलालेख में अशोक कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है। तो प्रथम शिलालेख के 3 पॉइंट हैं। एक तो समाज उत्सव पर प्रतिबंध, समाज उत्सव निषेध, ठीक ना बाबू, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पशु बलि निंदा की गई है, पशु बलि पर निषेध। और तीसरा, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है। तो ये 3 पॉइंट प्रथम शिलालेख में मिलता है। अब देखेंगे दूसरा शिलालेख, अशोक का जो दूसरा शिलालेख है उसमें क्या वर्णित है? तो इसमें चेर, पांडे, चोल, सत्यपोत और ताम्रपर्णी का उल्लेख किया है। ताम्रपर्णी जानते हैं किसका नाम है? श्रीलंका का नाम है, ठीक ना। तो चेर, चोल, पांडे और सत्यपोत, ताम्रपर्णी का उल्लेख किया है इसमें। और दूसरा, पशु चिकित्सालय और मनुष्य चिकित्सालय, ठीक ना, लोक कल्याणकारी कार्य का उल्लेख किया है, ठीक ना। तो पहला पॉइंट क्या है दूसरा शिलालेख का? पहला पॉइंट है कि उसने चेर, चोल, पांड्य, सत्यपोत और ताम्रपर्णी का उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है? ताम्रपर्णी, श्रीलंका इसको कहते हैं, श्रीलंका का उल्लेख किया। दूसरा पॉइंट, मानव चिकित्सालय और पशु चिकित्सालय का उल्लेख किया है, और इसी में लोक कल्याणकारी कार्य का भी उल्लेख करता है, ठीक ना। अब तीसरा शिलालेख देंगे। तीसरा शिलालेख में क्या है? तीसरा शिलालेख में इसमें महामात्रों को प्रत्येक 5वें वर्ष दौरा का आदेश देता है और रजकों की नियुक्ति की बात करता है। तीसरे शिलालेख में क्या वर्णित है? महामात्र जो पदाधिकारी थे मौर्यकालीन, उनको प्रत्येक 5वें वर्ष दौरे का आदेश देता है। और दूसरा पॉइंट, रजकों की नियुक्ति की बात करता है, ठीक ना। अब 5वां शिलालेख में वो धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात करता है, ठीक ना। 5वां शिलालेख में क्या करता है? धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख करता है और मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था के विषय में जानकारी देता है। तो यहाँ 5वां शिलालेख अगर देखेंगे, चौथे पॉइंट पर 5वां शिलालेख देख लीजिए। 5वां शिलालेख, तो 5वां शिलालेख में उसने क्या उल्लेख किया है? यानी धर्म महामात्रों की नियुक्ति, यानी धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात करता है,
धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात करता है और मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया है। तो ये पांचवा है। अब सातवें शिलालेख में देखेंगे, सातवें शिलालेख में उसने बताया है कि सभी पंथों के मध्य अंतःकरण की बात करता है, यानी सभी पंथों के मध्य अंतःकरण और मन की पवित्रता होनी चाहिए, ठीक ना, सातवां। उसके बाद 11वें शिलालेख में धम्म के विजयों की विशेषता का उल्लेख किया है। धम्म के विजयों के विशेषताओं, धम्म विजय के विशेषताओं का उल्लेख किया है आपके 11वें शिलालेख में। और 12वें शिलालेख में उसने धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख किया है। क्या किया है? धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख किया है। और 13वें शिलालेख में उसने कलिंग विजय का उल्लेख किया है। 13वें शिलालेख में क्या किया है? कलिंग विजय का उल्लेख किया है, ठीक ना। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक ना। कलिंग को उसने जीता, ठीक ना। और इसमें 5 सीमांत यूनानी राजाओं का भी उल्लेख किया है, जहाँ पर उसने बौद्ध धर्म प्रचारकों को भेजा था। और 5 यूनानी जो राजाओं का नाम इसमें मिलता है, उसमें पहला नाम अंतियोक है। क्या नाम है? अंतियोक। और ये कहाँ के राजा थे? सीरिया के राजा थे। यानी अंतियों का किस शिलालेख में नाम मिलता है? 13वें में। दूसरा तुरमय है, तुरमय। और ये मिस्री राजा थे, मिस्र के राजा थे। कहाँ के थे? मिस्र के राजा थे ये, ठीक ना। तीसरा अतिकीनी, तीसरा राजा का नाम क्या मिलता है? अतिकीनी। और ये मेसिडोनिया के थे। कहाँ के थे? मेसिडोनिया, ठीक ना बाबू। चौथा मग, मग राजा का नाम क्या है? मग। और ये कहाँ के थे? एपीरस के थे, एपीरस, ठीक ना। और 5वां नाम यूनानी राजा का नाम मिलता है अलेक्सुंदर। क्या मिलता है? अलेक्सुंदर, अलेक्सुंदर। और ये कहाँ के रहने वाले थे? सीरिन के रहने वाले थे। तो इन 5 राजाओं का, यानी यूनानी राजाओं का, सीमांत जो यूनानी राज्य थे उनके 5 राजाओं के उल्लेख मिलता है। और इन जगहों पर अशोक बौद्ध धर्म के प्रचारकों को भेजा था, जिसमें अंत्योक, तुरमय, अतिकिन, मग और अलेक्सुंदर। और 13वें शिलालेख में ही आपका आट्विक राज्य का भी उल्लेख किया है। आट्विक राज्य, आट्विक राज्यों का उल्लेख किसमें है? 13वें शिलालेख में है। कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें है? 13वें शिलालेख में है। 5 जौन राजाओं का उल्लेख किसमें है? 13वें शिलालेख में है। तो ये आपके अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं और उससे संबंधित जो विषय हैं ये हैं। अब इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे अभिलेख उसके हैं, जैसे कर नीति का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? हाँ, शासनादेश अभिलेख उसके कौन कौन से हैं? तो कर नीति का उल्लेख, अशोक के कर नीति का उल्लेख रुमनीदेही अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है बाबू? रुमनीदेही अभिलेख में कर नीति का उल्लेख है। उसके आर्थिक नीतियों के विषय में हमें जानकारी मिलती है। किस अभिलेख से? रुमनीदेही अभिलेख से। भाभरू अभिलेख में बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है उसका उल्लेख मिलता है, जो अशोक का भाभरू अभिलेख है, विराट राजस्थान में है। और उसमें बुद्ध शरणम गच्छाम, धम्म शरणम गच्छाम और संघ शरणम गच्छाम की बात किया है, ठीक ना। धम्म का उल्लेख किया है। और शासनादेश अभिलेख उसका 3 है, सारनाथ अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख और सांची अभिलेख। ये जो 3 हैं उसके शासनादेश अभिलेख कहे जाते हैं, ठीक ना। तो ये अभिलेख है। उसके कुछ ऐसे अभिलेख हैं जो अन्य लिपियों में हैं, जैसे आपका शाहबाजगढ़ी, बाजगढ़ी और मानसेहरा। देखिए शाहबाजगढ़ी पेशावर जिला में है। कहाँ है बाबू? पेशावर। और पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में है।
और मानसेहरा जो है हजारा जिला में है। कहाँ है? हजारा जिला में। और ये दोनों जो है किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में है, खरोष्टी लिपि। ठीक ना। दूसरा तक्षशिला और लघमान। देखिए तक्षशिला पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। और लघमान काबुल में है। कहाँ है बाबू? काबुल में। और ये किस लिपि में है? आर्मेइक में है, आर्मेइक। और तीसरा सार-ए-कूना है, सार-ए-कूना। ये कंदहार में है। कहाँ है? कंदहार। और ये आर्मेइक और ग्रीक भाषा में है। ये किस भाषा में है? आर्मेइक और ग्रीक भाषा। ठीक ना। इसी अभिलेख को अशोक का यही एकमात्र अभिलेख है जो द्विभाषी अभिलेख कहा जाता है। अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषी है? सार-ए-कूना जो कंदहार में है, ये द्विभाषी अभिलेख माना जाता है। आर्मेइक और ग्रीक भाषा में ये जो एक ने लिखित है। इसके अतिरिक्त जितने उसके अभिलेख हैं ब्राह्मी लिपि में हैं। इसके अतिरिक्त जितने अभिलेख हैं ब्राह्मी में हैं। और जो अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख है, जो कौशाम्बी से अकबर ने इलाहाबाद के किले में ला करके उसको स्थापित कराया है, उसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। क्योंकि अशोक के मात्र एक पत्नी कारुवाकी का नाम उसमें मिलता है, जिसको तीवर की माता माना गया है। प्रयाग स्तंभ लेख में उसके द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख किया गया है। और वह एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है। उस पर जहांगीर के लेख मिलते हैं, उस अभिलेख पर बीरबल के लेख मिलते हैं। ठीक ना। तो ये आपके शिलालेख अभिलेख से संबंधित पॉइंट आपके हैं। अब देखेंगे मौर्य प्रशासन। देखिए दो आप पढ़ लिए, अशोक और उसका धर्म, दूसरा अशोक के प्रमुख शिलालेख। अब देखेंगे मौर्य प्रशासन। ये पॉइंट आप आज देखेंगे। देखिए भारत में पहली बार, मौर्य काल में ही भारत में पहली बार राजनैतिक एकता देखने को मिली थी। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी राजा निरंकुश नहीं होता था मौर्य काल में। इस काल में गणराज्य का ह्रास होने लगा और राजतंत्रात्मक व्यवस्था मजबूत होने लगी। कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया है। और उसने कहा है कि गाड़ी एक पहिए पर नहीं चल सकती है, गाड़ी एक पहिए पर नहीं चल सकती है। यह किसका कथन है? तो कौटिल्य का कथन है। इसीलिए उसने राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया। और सप्तांग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सप्तांग के अंतर्गत राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, मित्र, सेना। आपका 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसी को सप्तांग कहा गया है अर्थशास्त्र में। एक राजा के लिए यानी शासन सुचारू रूप से तभी चल सकता है जब सप्तांग पर ध्यान दिया गया हो, सप्तांग हो, ये राजा के अंग माने गए। ठीक ना। अब देखेंगे कि अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन जो उच्च पदाधिकारी होते थे उसको तीर्थ कहा गया है। और तीर्थों की संख्या अर्थशास्त्र में 18 बताई गई है। अर्थशास्त्र में तीर्थों की संख्या कितनी बताई गई है? 18 बताई गई है, जो उच्च पदाधिकारी मौर्यकालीन होते थे। और मुख्यमंत्री, उच्च पदाधिकारियों में मंत्री और पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण पद था। ठीक ना। जब उनकी नियुक्ति की जाती थी मौर्यकाल में, मंत्री और आपके पुरोहित की, तो उनके चरित्र की भली भांति जांच की जाती थी, जिसको कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में उपधा परीक्षण शब्द दिया है।
यानी चरित्र की जांच जो की जाती थी उसको क्या कहा गया है? उपधा परीक्षण। अब हमें एक एक जो है कि नहीं तीर्थों के विषय में अवगत होंगे और उससे संबंधित विभाग से अवगत होंगे। तो जैसे यहाँ जैसे आप जाने कि उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा गया? उच्च पदाधिकारियों को मौर्य काल में उच्च पदाधिकारियों को तीर्थ कहा गया। क्या कहा गया? तीर्थ। इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। ये कहाँ मिलता है? अर्थशास्त्र में। ठीक ना बाबू? यानी अर्थशास्त्र में उच्च पदाधिकारियों को तीर्थ कहा गया, इनकी संख्या 18 मिलती है। अब हम 18 से अवगत होंगे तो यहाँ तीर्थ लिख लेंगे, तीर्थ, और यहाँ संबंधित विभाग, संबंधित विभाग। तो तीर्थ में पहला पद मंत्री और इनको प्रधानमंत्री कहा गया। प्रधानमंत्री का 2 पद था, पुरोहित दूसरा पुरोहित भी प्रधानमंत्री, इसको भी कहा गया। ठीक ना? उसके बाद तीसरा जो है महत्वपूर्ण पद समहर्ता का था। समहर्ता ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मौर्य काल में समहर्ता जो पद था वो राजस्व विभाग का प्रमुख था। क्या था? राजस्व विभाग का प्रमुख। ठीक ना? उसके बाद सनिधता ये को राज्य की कोषाध्यक्ष होता था। ये क्या होता था बाबू? राज्य की कोषाध्यक्ष। ऐसे ही आप क्रमशः जानते जाएंगे। पांचवा जो है कि नहीं, 5वें नंबर पर युवराज होता था। युवराज ये राजा का उत्तराधिकारी होता था। क्या होता था? राजा का उत्तराधिकारी। ठीक ना? अब देखेंगे 6ठे नंबर पर आपका नायक क्या होता है? सेना का संचालन करने वाला अधिकारी होता था। कौन होता था? सेना का संचालन करने वाला अधिकारी। 7वें नंबर सेनापति जो होता था ये युद्ध विभाग का मंत्री होता था। युद्ध विभाग का मंत्री होता था। ठीक ना? अब देखेंगे दौवारिक प्रदेष्टा पहले जान लीजिए। प्रदेष्टा, देखिए प्रदेष्टा जो पद था यह जो है फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। ये क्या होता था? फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक ना? और फौजदारी न्यायालय को आप यहाँ विशेष ध्यान देंगे। फौजदारी न्यायालय को मौर्य काल में कंटक शोधन कहा गया है। क्या कहा गया है? कंटक शोधन। ठीक ना बाबू? यानी प्रदेष्टा जो पद होता था वह फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। ठीक ना? और फौजदारी न्यायालय को क्या कहा गया है? प्रदेष्टा कहा गया है, प्रमुख अधिकारी होता था। और कंटक शोधन कहा गया है फौजदारी न्यायालय को। आज भी फौजदारी न्यायालय दीवानी है ना दोनों। तो ये आपका। अब देखेंगे व्यवहारिक ये दीवानी न्यायालय का होता था न्यायाधीश। ये किस न्यायालय का होता था? दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। और दीवानी न्यायालय को धर्मस्थी कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्मस्थी। मौर्य काल में दीवानी न्यायालय को क्या कहा गया है? धर्मस्थी कहा गया है। उसके बाद कर्मांतिक है। कर्मांतिक जो पद था वह उद्योग और कारखाना से जुड़ा हुआ पदाधिकारी था। यानी उद्योग आबली कारखाना का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे? कर्मांतिक कहते थे। अगला पॉइंट जैसे दंडपाल जो होता था ये पुलिस अधिकारी होता था। क्या होता था? मौर्य काल में पुलिस अधिकारी। यानी मौर्य काल में दंडपाल किसको कहा गया है? पुलिस अधिकारी को कहा गया है।
अगला पॉइंट नागरक। नागरक जो होता था यह नगर का कोतवाल होता था। यह क्या होता था? नगर का कोतवाल। ठीक ना बाबू? उसके बाद आठविक एक पद होता था। तीर्थों में एक आठविक पद होता था। आठविक वन विभाग का अधिकारी होता था। ये क्या होता था? वन विभाग का अधिकारी। ठीक ना? उसके बाद आठविक वन विभाग का अधिकारी होता था दुर्गपाल। दुर्गपाल जो होता था दुर्गों का रक्षक होता था। दुर्गपाल दुर्गों का रक्षक। दुर्गपाल दुर्गों का रक्षक होता था। अंतपाल जो पदाधिकारी था ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। ये क्या होता था? सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। इसके बाद दौवारिक जो होता था ये राजमहलों का निरीक्षण करने वाला अधिकारी होता था। क्या होता था? राजमहलों का निरीक्षण करने वाला अधिकारी। उसके बाद अंतर्वेशिक जो पदाधिकारी होता था यह अंतःपुर यानी राजमहलों का जो अंदर का जो भाग होता था उसकी देख रेख करने वाला अधिकारी का नाम क्या था? अंतर्वेशिक था। 18वां जो पद था महामात्रा स्पर्श। ये जानते हैं गुप्तचरों को कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? महामात्रा स्पर्श। और कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा है। क्या कहा है? गुण पुरुष। और दो तरह के गुप्तचर होते थे मौर्य काल में। एक संस्था गुप्तचर होते थे और एक संचरा होते थे। तो संस्था जो गुप्तचर होते थे एक जगह पर ही बैठ करके सूचनाओं को एकत्र करते थे। संस्था जो गुप्तचर होते थे और संचरा जो होते थे ये घूम घूम करके सूचनाओं को एकत्र करके राजा को बताते थे। ठीक ना? तो ये 18 तीर्थों के विषय में आपको बताया गया। अब इसके बाद मौर्य काल में द्वितीय पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है और उनको अध्यक्ष कहा गया है। क्या कहा गया है? अध्यक्ष कहा गया है। और उनकी संख्या कितनी है? 26 है। मौर्य काल में द्वितीय श्रेणी के 2 पदाधिकारी होते हैं। द्वितीय यानी सेकेंड श्रेणी के जो पदाधिकारी थे उनको क्या कहा गया? अध्यक्ष कहा गया। और उनकी संख्या कितनी थी? 26 थी। यहाँ ध्यान देंगे उनकी संख्या कितनी थी? 26, जिनमें कुछ प्रमुख आप द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों को जान लेंगे। जैसे आपका लक्षणाध्यक्ष ये टकसाल का प्रमुख होता था। ये क्या होता था? टकसाल का प्रमुख। जहाँ आपके सिक्के बनते थे उसका प्रमुख कौन होता था? लक्षणाध्यक्ष होता था। ठीक ना? दूसरा पन्याध्यक्ष। ये व्यापार एवं वाणिज्य का अधीक्षक होता था। किसका होता था? व्यापार वाणिज्य का अधीक्षक होता था। ठीक ना? पौतवाध्यक्ष। तीसरा पौतवाध्यक्ष ये जो पद था माप तौल का अधिकारी होता था। किसका होता था? माप और तौल का अधीक्षक होता था। ठीक ना बाबू? इसके बाद विविता अध्यक्ष है। विविता अध्यक्ष ये चरगाहों का अधीक्षक होता था। ठीक ना बाबू? अगला आकरा अध्यक्ष ये पासपोर्ट विभाग का प्रमुख पदाधिकारी होता था। पासपोर्ट विभाग का ये प्रमुख होता था। सीता अध्यक्ष ये राजकीय भूमि का पदाधिकारी होता है। ये राजकीय भूमि का पदाधिकारी होता था। ठीक ना? राजकीय भूमि का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहा गया है मौर्य काल में? सीता अध्यक्ष कहा गया है। ठीक ना? अब 7वें नंबर पर संस्था
अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अधीक्षक होता था, यानी वह मार्ग जिन मार्गों से व्यापार हुआ करता था उसका संरक्षण करता था, उसका पदाधिकारी होता था संस्था अध्यक्ष। ठीक ना। 8वें नंबर गणिका अध्यक्ष। गणिका अध्यक्ष, जो गणिका अध्यक्ष होता था वह वेश्याओं का निरीक्षण करने वाला पदाधिकारी होता था। ठीक ना। वेश्याओं का निरीक्षण करने वाला अधिकारी को क्या कहा गया है मौर्य काल में? गणिका अध्यक्ष कहा गया है। 8वें नंबर पर गणिका अध्यक्ष। 9वें नंबर आप लिख लेंगे आपका लवणा अध्यक्ष। लवणा अध्यक्ष ये नमक का अधिकारी होता था। मौर्य काल में नमक के अधिकारी को क्या कहा गया है? अब देखिए सुना अध्यक्ष। सुना अध्यक्ष ये बुचड़खाने का प्रमुख होता था। बुचड़खाने का प्रमुख होता था। देखिए एक पॉइंट आपको तीर्थ में मैं मंत्री परिषदाध्यक्ष के जगह पर महामात्रा स्पर्श बता दिया हूँ। महामात्रा स्पर्श सेकेंड श्रेणी का पदाधिकारी है जिसको गुप्तचर मैंने बताया था। ठीक ना। तो उसमें सुधार कर लीजिएगा। 18वें नंबर पर मंत्री परिषदाध्यक्ष है, वह परिषद का अध्यक्ष होता था। और इसमें 11वें नंबर पर आप ले लेंगे महामात्रा स्पर्श। महामात्रा स्पर्श गुप्तचरों को कहा गया है मौर्य काल में। ठीक ना। इनको गुण पुरुष कहा गया है। तो आपका जो है कि नहीं मौर्य प्रशासन भी जान गए। ठीक ना। अब देखेंगे कि ये तो केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत आपको बताया गया। मौर्य प्रशासन में तीर्थ और आपका ये जो अध्यक्ष बताए गए हैं ये केंद्रीय प्रशासन के पदाधिकारी हैं। अब प्रांतीय प्रशासन हम देखेंगे। मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि प्रांत को मौर्य काल में चक्र कहा गया है। मौर्य काल में क्या कहा गया है? चक्र कहा गया है। ये शब्द जानते रहिएगा, चक्र कहा गया है। और पहले प्रांतों की संख्या मौर्य काल में 4 थी, लेकिन जब अशोक सम्राट बना मौर्य वंश का तो उसने कलिंग को जीत करके 5वां प्रांत बनाया। ठीक ना। तो आप ये जान लीजिएगा कि प्रांत का जो प्रशासन चलाता था उसको कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। यहाँ का प्रशासन कौन चलाता था? प्रशासन शासन कौन करता था? शासन जो है कि नहीं कुमार या आर्यपुत्र। ये राज परिवार से ही जुड़े होते थे। प्रांतों की संख्या कितनी थी? प्रांतों की संख्या 5 थी। कितनी थे बाबू? 5। अब पांचों का नाम आप जान लेंगे। यहाँ प्रांत और उसकी राजधानी जान जाएंगे। प्रांत और राजधानी। ठीक ना। प्रांत और राजधानी देख लेंगे। तो प्रांत में देख लीजिए पहला उत्तरापथ। पहला उत्तरापथ और इसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। राजधानी कहाँ थी बाबू? तक्षशिला। दूसरा दक्षिणापथ। दक्षिणापथ और इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई थी? स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी। तीसरा अवंती राष्ट्र। अवंती राष्ट्र और अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ बनाई गई? उज्जैनी। उज्जैनी। ठीक ना। उसके बाद प्राच्य प्रदेश। प्राच्य प्रदेश और इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कहाँ थी बाबू? पाटलिपुत्र और कलिंग। 5वां राज्य कलिंग। कलिंग को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी कलिंग और दक्षिणी कलिंग। उत्तरी कलिंग की राजधानी तोसली को बनाया गया था और दक्षिणी कलिंग की राजधानी जौगढ़ को बनाया गया था। तो आप देखें प्रांत को मौर्य काल में चक्र कहा गया। शासन कुमार या आर्यपुत्र के द्वारा किया जाता था। पहले प्रांतों की संख्या 4 थी, लेकिन अशोक के समय प्रांतों की संख्या मौर्य काल में कितनी हो गई? 5, जिसमें उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला बनाया गया, पहला प्रांत। दूसरा दक्षिणापथ, इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई थी? स्वर्णगिरी।
तीसरा प्रांत जो है अवंती राष्ट्र था, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। और प्राच्य प्रदेश, पूर्वी प्रदेश जिसको कहते हैं, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और कलिंग, कलिंग को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी कलिंग और दक्षिणी कलिंग। इसकी राजधानी तोसली बनाई गई और इसकी राजधानी जौगढ़ को बनाया गया। किसको? जौगढ़। तो ये आपके पॉइंट है, शेष कल